मिल जाता है। तो यहाँ पर आरबीआई जो है कैसे बनाकर रखता है साख, जैसे मान लीजिए अगर अपनी लिस्ट अच्छी होगी, मतलब कोई भी देश है वो देखेगा कि यार आरबीआई का क्या है, सारा कारोबार अच्छा चल रहा है ना, तो उनसे क्या होंगे, सारे दूसरे देश प्रभावित होंगे। तो ये साख पर क्या करता है, इसकी क्रेडिट अगर अच्छी होगी तो सभी देश क्या करेंगे, अपन को लोन देने से मना नहीं करेंगे कि यार भारत जो है अच्छा काम कर रहा है, अच्छे से विकास कर रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। तो हम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं तो वो आसानी से लोन हमें उपलब्ध करवा देते हैं ना। तो साख का नियंत्रण भी ये बनाकर रखता है। एक और अंतिम है आंकड़ों का संग्रहण और उसका प्रकाशन। आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन, यानी कि बहुत सारी जो रिपोर्ट है, जैसे मान लीजिए कितना आरबीआई ने लाभ कमाया है एक वर्ष में, है ना। मतलब जैसे आरबीआई ने क्या किया था, वाणिज्यिक बैंकों को लोन दिया, पैसा दिया, फिर उस पैसे पे क्या किया, वाणिज्य बैंकों ने उसको ब्याज के रूप में पैसा दिया। तो अब एक तो उन्होंने जो जितना पैसा दिया और उसका जो लाभ उन्होंने कमाया है, तो उसको क्या बताता है आरबीआई, उनकी रिपोर्टें जारी करता है कि भाई हमने इस वर्ष जो है इतना मुनाफा कमाया है, इतना हमने लोन दिया है और इतना हमारे पास आया है। तो फिर बचत जो होती है उसको क्या करता है, फिर ये सरकार को भी थोड़ा बहुत जो है पैसा दे देता है, क्योंकि आरबीआई क्या करेगा उसको रखकर, है ना। इसके अच्छा है कि सरकार के काम आए, और सरकार काम कैसे करती है, कल्याण के लिए करती है, तो वही पैसा क्या है, किसी भी योजना के प्रकार से फिर सरकार क्या कर देती है, उसको खर्च करवा देती है ना। तो ये तो किसके रूप में हो गए, केंद्रीय बैंक के रूप में ना। एक बार और थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि हमने क्या क्या देखा है। तो पहला कार्य था कि भाई नए बैंकों को क्या करता है, लाइसेंस उपलब्ध करवाने का काम किसका है, आरबीआई का है। दूसरा हमने देखा कि नोट जो छापने का काम है, करेंसी, वो किसका है, आरबीआई का है। सरकारी बैंक के रूप में काम करता है कि भाई सरकार का क्या है, ये बैंक है ना। तो उसके लिए ये क्या करता है, वर्क करता है। बैंकों का बैंक इसलिए बोला क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों को जो लोन उपलब्ध करवाने का काम है वो किसका है, आरबीआई का। जो फॉरेन एक्सचेंज है, विदेशी जो मुद्रा है उसको एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। क्योंकि मान लीजिए हमें भारत से क्या करना है, भारत सरकार को बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो, मान लीजिए राफेल ही हमने खरीदे, है ना, फ्रांस की कंपनी से खरीदे थे, या फिर हम रूस से S-400 खरीद रहे हैं, तो हमारे पास जब रूस की मुद्रा होगी या डॉलर होगा तो उसको क्या करेंगे, हम पे करेंगे, तब जाकर वो क्या करेगा, हमें वो चीज उपलब्ध करवाएगा। तो जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज करने की अगर क्षमता नहीं होगी तो हम कैसे उनसे व्यापार कर पाएंगे, तो हमारा व्यापार क्या हो जाएगा, बाधित हो सकता है ना। तो इसलिए फॉरेन विनिमय को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, ये आरबीआई ही डिसाइड करता है कि कितना मुझे रखना है मेरे पास, कितना नहीं रखना है ना। आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कितना ये रखता है। फिर दूसरा है, अगला है साख नियंत्रण और खातों का क्या करता है, ये सॉरी आंकड़ों का एक तो संग्रहण करता है और उनका प्रकाशन भी ये क्या करवाता है, आरबीआई करवाता है। इसलिए आप देखा करो कि आरबीआई की जब रिपोर्ट आती है तो वो बताता रहता है कि हमने रिवर्स रेपो रेट इतनी रखी है, बैंक रेट इतनी रखी है, एसएलआर इतना रखा हुआ है ना, तो सीआरआर हमने इतना कर रखा है। तो वो सारी चीजें ये कौन करता है, आरबीआई करता है। फिर हम अगला जो देखेंगे इसमें, देखो इसकी छमाही में आती है। हाँ, जो रिपोर्ट है ना वो आरबीआई क्या करता है, इसकी जो बैठक होती है वो 6 माह के अंदर अंदर होनी चाहिए, ये आवश्यक है। क्योंकि उसको क्या है, वैसे तो 3 माह में, जैसे अपन इसकी पढ़ते हैं ना जीएसटी की, इनकी तो इनकी 3 3 महीने में होती है ना। मौद्रिक नीति की अपन मौद्रिक नीति पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं। तो मौद्रिक नीति में क्या होता है कि बाजार के हालात देखे जाते हैं कि अगर बाजार में व्यवस्थाएं ठीक चल रही है तो वो बैंकों की जो रेट होती है, ऋण देने की रेट, उसमें बदलाव नहीं करता है। अगर उसको लगता है कि यार मार्केट में क्या है, जो रुपया है वो सप्लाई होने से या फिर उनमें महंगाई बढ़ रही है, तो वो क्या करता है, फिर उसको थोड़ा कम कर देता है। जैसे ही मार्केट में लगता है कि महंगाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो फिर क्या करता है, आरबीआई थोड़ा रेट कम कर देता है, ताकि सारे वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, उसके पास पहुंच जाएंगे ज्यादा पैसे लेने के लिए। तो ज्यादा पैसे लेने के लिए पहुंच जाएंगे तो फिर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, और बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा सबके हाथों में, तो क्या करेंगे, और सामान खरीद लेंगे, है ना। और इसी तरह से उद्योगपति क्या करेंगे, उतना ही प्रोडक्शन और कर लेंगे। तो फिर महंगाई उतनी रहेगी नहीं, क्योंकि ज्यादा वस्तु हो जाती है तो महंगाई रहती नहीं है। टमाटर ज्यादा हो गए थे तो 10 रुपए किलो ही बिक रहे थे, है ना, 10 के 2
2 किलो भी बिक रहे थे ना। तो जब वस्तुएं मार्केट में ज्यादा अच्छी हो जाती है, ज्यादा मात्रा में हो जाती है, तो क्या होता है, महंगाई बढ़ने के चांस जो है वो कम हो जाते हैं, है ना। इतना सा आप समझ। अब हम पढ़ेंगे विकास के आधार पर कि विकास, हाँ इसमें कुछ चीजें और देख लीजिए। जैसे हमने थोड़ा इतिहास इसका देख लें, मुद्रा का चित्रांकन का। तो जब आरबीआई की स्थापना होती है कब, 1935 में होती है ना। तो 1937 के पहले क्या है, 1937 के पहले जब आरबीआई नोट छापता था तो उन नोटों में किसके चित्र आते थे, जॉर्ज पंचम के। इसको तो सब जानते होंगे। जॉर्ज पंचम की नाक, पढ़ी कहानी एनसीईआरटी में, हिंदी की एनसीईआरटी है क्लास 10th की, उसमें जॉर्ज पंचम की नाक का क्या है, चैप्टर है। तो इनकी मूर्ति बनाई जाती है तो नाक थोड़ी बड़ी बन जाती है ना। तो लगा उनको कि यार जॉर्ज पंचम आएंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी, और वो आते भी नहीं है। ठीक है, फिर हम, ये कब की बात है, 1937 के पहले की है ना। 1937 के पहले क्या करते थे, नोट में किसका चित्र आता था, फोटो, मुद्रा का चित्रांकन की बात कर रहे हैं ना। मुद्रा में जो मुद्रा का चित्रांकन है उसमें हम देख रहे हैं कि क्या क्या किस किस के फोटो जो है अभी तक चेंज हुए। तो जॉर्ज पंचम के कब थे, 1937 से पहले। फिर हमने देखा 1937 के बाद में जॉर्ज सस्टम के, 1937 के बाद नोटों में किसके फोटो आने लगे, जॉर्ज सस्टम, है ना। जॉर्ज छठवें के, कहाँ के थे जॉर्ज पंचम सस्टम, ब्रिटेन के, है ना। जैसे फ्रांस में आपने सुना होगा लुई 14, लुई 16, है ना। तो वहां के जो राजा होते थे उनके नाम ऐसे ही होते थे, है ना। फिर हमने देखा कि 1937 के बाद जॉर्ज सस्टम के रहे, लेकिन जब 1947 में हमारा भारत आजाद हो गया था तो आपने अगर पुराने 100 का नोट देखा होगा तो उसमें सारनाथ का चित्र आता था, अशोक स्तंभ का। ठीक है, कब, जब ये हमारा भारत आजाद हो गया था तो उस समय नोटों में जो तस्वीर आती थी 1947 में किसकी थी, अशोक स्तंभ की, है ना। ये पुराने नोट अगर किसी के पास रखे हो, अभी भी 100 के तो मिल जाते हैं, है ना। 100 के नोट में अशोक स्तंभ की क्या होती थी, चित्र आने लगा था। फिर हम देखते हैं पहली बार जब गांधी जी का चित्र आता है वो आता है 1996 में, 1996 में। और ये पहली बार जब गांधी जी का चित्र आता है तो ये 100 के नोट में नहीं आता है, ये आता है 500 रुपए के नोट में। पहली बार जब गांधी जी का चित्र आता है या गांधी जी का फोटो, ये कौन से में आता है, तो याद रखना 500 रुपए के नोट में। ₹500 के नोट में आता है। ठीक है, और इसमें ऐसा बताते हैं कि 1937 की एक घटना थी। तो गांधी जी क्या है, ब्रिटेन गए हुए थे, तो वहां किसी से मिल रहे थे, तो उस समय उन्होंने क्या थी, एक अच्छी स्माइल छोड़ी थी। तो वही फोटो जो है, अब वो खींचा किसने किसने नहीं खींचा, लेकिन वही फोटो क्या है, अच्छा लगा था, तो वो डिसाइड किया था कि गांधी जी का वही फोटो क्या है, हम 1946 में, सॉरी 96 में उसको ही क्या किया गया, 500 रुपए की नोट में छापा गया था पहली बार, है ना। क्योंकि 100 रुपए के में नहीं छापा गया था, पहली बार 500 रुपए में ही छापा गया था। फिर बाद में 100 रुपए के नोट छपने लगे थे, तो उसमें भी गांधी जी का, अब तो आप देखोगे तो 10 के में भी आता है, 5 के में भी बीच में फिर आने लगा था। 5 के नोट आपने देखे होंगे बहुत सारे, क्योंकि किसान को भी अच्छा बताने के लिए उसमें ट्रैक्टर वाला भी फोटो देखा होगा आपने, है ना। और गांधी जी वाला भी, नए नोट फिर जारी हुए तो उनमें गांधी जी का भी आने लगा था ना। तो 2 के नोट में नहीं देखा होगा आपने गांधी जी का, नहीं देखा ना, हाँ, क्योंकि वो बहुत पुराने थे नोट, है ना। 1996 में तो किसी का जन्म भी हो सकता है आप में से यहाँ से। तो उस समय जो है गांधी जी का क्या हुआ था, उनमें छापा गया था। अब कुछ मुद्रा है किसी देश की, तो उनको थोड़ा सा समझ लीजिए ना। पहली बार कागज के ऊपर जो मुद्रा छापी गई थी वो किसके द्वारा छापी गई थी, चीन के द्वारा ना। ये फैक्ट कभी कभी पूछे गए हैं इसलिए लिखवा रहा हूं मैं ना।
कागजी जो मुद्रा है वो किस देश ने पहली बार छापी थी? कागजी मुद्रा, है ना। इसको जो छापा था पहली बार, किसने छापा था? चीन ने छापा था ना, क्योंकि ये फैक्ट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछे हुए हैं, है ना। सेकंड है, जब भारत में प्रिंट का काम शुरू किया गया था उस समय यहाँ हमारे जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं जेम्स विल्सन। 1861 भारत में जब मुद्रा छापी गई थी कागज पर, भारत में मुद्रा का जो छापना प्रारंभ हुआ था वो कब से हुआ था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के टाइम से। और ये कब थे? तो 1861 में जो है यहाँ पर कार्य कर रहे थे, 1861। अगला है, भारत में जो नोट छापे जाते हैं वर्तमान में, तो उसमें जो भाषा उसकी लिखी होती है, उनमें नोटों में आप देखना आगे पीछे टोटल मिलाकर 17 भाषा में जो है आपको उस, जैसे 10 का नोट होगा तो 10 रुपए उसमें लिखा हुआ मिलेगा, वो अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलेगा। तो कुल टोटल जो है यहाँ पर 17 भाषा में जो है क्या है? लिखा हुआ मिलता है, 17 भाषा ना। और इसमें जो है हिंदी इंग्लिश अलग है ना, हिंदी और अंग्रेजी। ये तो आपको देखने को मिली थी है। इनके अलावा और भी भाषा है, 17 लैंग्वेज। ठीक है। जो भारत ने रुपया का जो चिन्ह है, ये बाद में, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए इसको, 2010 में ही डी उदय कुमार ने बनाया था ना। ये वाला जो मैं निशान बार बार बनाता हूं आपको, ये रुपये वाला ना, इसको बोलते हैं हिंदुस्तान रुपया। देखो ये ऊपर वाला जो एच की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है? ये वाला जो साइन है ये तो हमें एच की तरह लग रहा है, और ये लग रहा है आर की तरह। ठीक है। तो हिंदुस्तान रुपया का जो साइन है इसको किसने बनाया था? तो डी उदय कुमार। डी उदय कुमार ने क्या किया? इसको डिजाइन किया है। और कब किया है? तो इसको 2010 में किया है। ठीक है। 15 जुलाई, सॉरी 10 जुलाई 2010 में तो इन्होंने बनाया था। 10 जुलाई 2010 में तो इन्होंने बनाया था, लेकिन इसको जो लागू किया था बाद में किया था 15 जुलाई 2012। 15 जुलाई 2012। किसका क्या विवाद चल रहा है? रुपया को बदल दिया है? कैसे? चिन्ह को बदल दिया? देख लीजिएगा ना, मैंने नहीं पढ़ा कहीं, है ना। तो इसमें भाई बदलने का क्या है? उसमें कौन सा क्या लग रहा है आपको? हो सकता है क्योंकि वहां की जो सरकार है वो थोड़ा विरोध करती है ना, तो हो सकता है ना। तो याद रखना, ये इसका जो साइन है वो किसने बनाया था? डी उदय कुमार ने बनाया था 10 जुलाई 2010 में, लेकिन इसको जो लागू किया था वो कब किया था? 15 जुलाई 2012 में जो है लागू किया गया था। ठीक है। और एक दो फैक्ट और हैं इसमें, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। अब यहाँ थोड़े साइन देख लीजिए। ये किसका साइन है? डॉलर का ना। ये कहाँ की करेंसी है? यूएसए की, है ना, अमेरिका की। फिर एक और साइन आता है, ये इस कौन सा है? ये क्या हुआ? सबसे बड़ा पैसा? दिनार नहीं है, पाउंड स्टर्लिंग। नहीं, पाउंड स्टर्लिंग नहीं बोलेंगे, यूरोपीय यूनियन बोलेंगे इसको ना। हाँ, यूरोपीय यूनियन की है ना। और ये कहाँ की है? यूएसए के ना। इसी तरह से आपने जापान की देखी होगी, येन, इस तरह की मिलेगी, है ना। ये मतलब जैसे ये प्रतीक चिन्ह है इनके, है ना। डॉलर का ऐसा है, यूरोपीय यूनियन का ऐसा है, येन का ऐसा है ना। ये जैसे भारत का रुपया है ना, इसका सीन है, ऐसे ही साइन इनके हैं प्रतीक चिन्हों के ना। हालांकि उनकी जो मुद्रा है वो अलग अलग देखने को मिलती है। यूके की है पाउंड स्टर्लिंग।
इस तरह का उसका साइन है, पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, इन मुद्राओं की जो है क्या होती है, भारी कीमतें जो हैं देखने को मिलती है ना। नहीं, ये यूरोपीय संगठन की है अलग से, यूरोपीय यूनियन लिखा हुआ है ना, यूरोपीय यूनियन, उसने इसको अलग से ही बनाया हुआ है ना। तो यहां तक जो है हमने किसके आधार पर पढ़ लिया कि भाई जो आरबीआई है वो क्या करता है, किसके रूप में काम करता है यहाँ पर आरबीआई। पहला हमने देखा मौद्रिक नीति को नियंत्रण और नियमन के आधार पर, दूसरा हमने देखा था सेंट्रल बैंक के आधार पर, यानी कि केंद्रीय बैंक के आधार पर कौन कौन से काम करता है। ठीक है, अब तीसरा हम पढ़ेंगे विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर कौन कौन से काम करता है। विकास के आधार पर आरबीआई के कार्य, जनधन योजना आई है, किसके आधार पर लिख सकते हैं, भाई जनधन योजना का काम क्या था, हम देखते हैं कि पहले क्या है, लोग खाता खुलवाने में भी क्या करते थे, झिझकते थे। कोई भी आपने देखा होगा, बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग होते थे उनको बैंक में जाने में ही दिक्कत होती थी, है ना। किसी के पास पैसा नहीं होता था तो वो सोचता था मेरे पास इतना तो पैसा ही नहीं है, मैं बैंक में रख कर क्या करूंगा, उसको थोड़े बहुत को घर पे ही रख लूंगा, है ना। तो भारत सरकार ने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए क्या किए गए थे, जीरो अकाउंट जो है खुलवाए गए थे, है ना। वो जनधन योजना के तहत किए गए थे ना, 2014-15 के समथिंग जो है जनधन योजना को क्या किया था, पूरी तरह से जो है पूरे राज्यों में जो है लागू कर दिया गया था कि भाई सभी लोग क्या कर सके, बैंकों तक उनकी पहुंच हो सके। क्योंकि भारत सरकार को अगर कुछ लाभ देना होता है तो वो क्या कर सकती है, बैंकों के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से क्या करती है, उनके खातों में पैसा पहुंचा सकती थी। क्योंकि पहले बहुत सारे लोग क्या करते थे, इसमें छूट जाया करते थे कि सभी तक जो है पैसा नहीं पहुंच पाता था। जिसका अकाउंट ही नहीं है तो वो किसी दूसरे के अकाउंट में डलवा रहा है और पता है कि उसका पैसा उसको मिला भी कि नहीं मिला, उसका आया भी कि नहीं आया, तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो इसलिए जो है जीरो अकाउंट पे क्या किए गए थे, खाते खुलवाए गए थे। तो पहला इसमें लिख लीजिए, विकास संबंधी में मुद्रा बाजार पर क्या करता है, प्रतिबंधात्मक नियंत्रण बनाता है। मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार मतलब जहां पर मुद्राएं बहुत ज्यादा होती हो, मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण बनाता है। ठीक है, प्रतिबंध लगा देता है किस पर, मनी मार्केट पर। मनी मार्केट का मतलब यह है कि जहां जहां पैसा जा रहा है, जिस जिस जगह जा रहा है उसको आप मनी मार्केट बोल सकते हो। क्योंकि बैंकों के पास ही मिलता है ज्यादातर पैसा, है ना। उद्योगपतियों के पास कितना मिल जाएगा, जितना बैंकों के पास होता है उसका 10% मिल सकता है। क्योंकि बैंकों के पास बहुत सारा पैसा रखा होता है ना। क्योंकि अपन सब एक व्यक्ति तो जमा करता नहीं है, उसमें तो बहुत सारे लोग जमा करते हैं पैसा, तो वो किसके पास रहता है, बैंकों के पास रहता है ना। तो उस पर कंट्रोल कैसे बनाए, उस मार्केट को कैसे उस पर प्रतिबंध लगाए ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसलिए आरबीआई को क्या कहते हैं कि भाई मौद्रिक नीति में भी क्या करता है, ये मुद्रा को कंट्रोल करता है कि कितना उसको बाजार में पैसा उतारना है, कितना उससे वापस मंगवाना है। तो उससे क्या हो जाता है, बाजार का जो पैसा है वो संतुलन बना रहता है। मान लो आरबीआई कहे कि मैं तो छाप छाप कर क्या कर दूं, सबको पैसा बांट दूं, तो सबको पैसा बांट देगा तो क्या होगा, सबके हाथों में पैसा पहुंच जाएगा और वो चीजें लेने बाजारों में पहुंच जाएंगे। और उतना प्रोडक्शन है ही नहीं है, प्रोडक्शन तो क्या है, लिमिट होता रहता है ना। अगर प्रोडक्शन कब बढ़ता है, जब बाजार जो बैंक के बहुत ज्यादा पैसा उधार दे दे उद्योगपतियों को, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर भी देते हैं। लेकिन बैंक क्या कर रहा है, बार बार में छापे जा रहा है, छापे जा रहा है, और बाजार में पैसा ही पैसा हो गया। तो दिक्कत ये होगी कि हमको क्या करना पड़ेगा, बैग भर के पैसे ले जाने पड़ेंगे और फिर जाकर हम क्या कर पाएंगे, एक बिस्किट का पैकेट खरीद कर ला पाएंगे। और ऐसी स्थितियां बन गई थी, वेनेजुएला का नाम आपने सुना हो, अफ्रीकी देश है, तो वहां पर बहुत सारी जो है क्या होने लगी थी, बहुत सारा पैसा वो लेकर जाते थे और सब्जी
लेकर आते थे। मतलब सब्जी से ज्यादा तो उनके पास गड्डियां रखी होती थी पैसे की, इतना पैसा हो गया था वहां। तो इसलिए क्या है, मुद्रा बाजार को जो है कंट्रोल करने का जो है अधिकार वो किसके पास है, आरबीआई के पास है। जब मुद्रा का लगता है कि यार मार्केट में मुद्रा नहीं है, तो उसको भी क्या करता है, ये वापस भेज देता है। जैसे कोरोना महामारी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बैंक हैं वो क्या कर रहे थे, पीछे हट रहे थे। तो फिर आरबीआई ने क्या किया, उनको किसी भी प्रकार से जो है पैसा उपलब्ध करवाया। फिर उनको क्या है, खातों में सबके लोगों के अकाउंट में गया। कि कोई लोग मनरेगा के तहत काम कर रहा था, किसी को मान लो उनके खाने का अनाज नहीं है, तो आपने देखा होगा पीडीएस के माध्यम से उनको अनाज उपलब्ध करवा दिए गए थे, है ना। तो बहुत सारे विकास के लिए क्या करता है, ये कार्य करता है। और वो भी आपने देखा होगा उस समय जो अनाज उपलब्ध करवाया गया था, तो उस पर 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो का हिसाब से भी नहीं लिया गया था, वो फ्री में दिए गए थे, क्योंकि उनके पास कुछ खाने पीने की चीजें है ही नहीं थी। और जिनका काम छूट गया उनको कैसे राहत दी गई कि आपको भाई हम काम आप करो, पैसा हम देंगे। तो अकाउंटों में उनके खातों में पैसा पहुंचा दिया गया था मनरेगा के कार्यों के तहत। दूसरा लिखिए इसमें, बचत को बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध करवाना। जो इसके लिए बचत होती है बैंक के पास, जैसे मान लीजिए हम कोई व्यक्ति हैं, हमारे पास क्या होगी, थोड़ा बचत हमारे पास हो गई है, तो हम उसको क्या करेंगे, किसी ना किसी चीज में खर्च करेंगे या निवेश करेंगे। तो उसी तरह से था, है ना। तो बचतों को बैंकों के माध्यम से अन्य वित्तीय संस्थाएं, आपने वित्तीय संस्थाओं में बहुत सारी फाइनेंस कंपनियों का नाम सुना होगा, महिंद्रा फाइनेंस, है ना। और भी है ना, बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां होती है। तो उनका काम ही क्या है, केवल फाइनेंस करवाने का काम है। तो वो क्या करती है, उनको पैसा कहाँ से मिलता है, पहले उनको पैसा उपलब्ध करवाया जाता है कि आप तो क्या करो, जल्द से जल्द फाइनेंस इसका करवा दो। तो फिर वो पैसा वसूल करती रहती है। तो याद रखना, बचतों को बैंकों के माध्यम से या अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से क्या करता है, ये उत्पादन के लिए उपलब्ध करवाता है। माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध करवाता है। तीसरा बिंदु लिखिए, तीसरे में लिखिए भाई, लोगों की बैंकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। लोगों की बैंकों तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास करता है ना। अब इसके कुछ अन्य कार्य हैं, वो भी देख लीजिए। इसका बिंदु तो समझ में आ गया होगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो, बैंकों से जुड़े। पता है इससे क्या फायदा हुआ, जो लोग पहले खाता नहीं खुलवाए हुए थे, जो पैसा घर में रखा हुआ था, उसको भी क्या करने लगे, फिर लोग बैंकों में पैसा जमा करने लग गए। आज आप सब लोगों किसी न किसी खाते में, कोई के में 200 हो गए, किसी में 500 हो गए, किसी में 1000 हो गए, वो सारा पैसा मिलाकर किसके पास है, वो बैंक के पास है। अब बैंक क्या कर सकता है, उसमें से कुछ आधा हिस्सा जो है बैंक किसको कर देगा, निवेश कर देगा, किसी वित्तीय संस्था से को वो पैसा दे देगा और उससे बोल देगा कि आपको 5 साल तक हम पैसा दे रहे हैं, आप क्या करोगे, इस पर हमें ब्याज राशि दोगे। तो भारत के पास कितनी सारी जनसंख्या है, अब सबके पास मान लो थोड़ा थोड़ा पैसा है, तो उसने क्या किया, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ, उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो फिर वहां से क्या होगा, उसको लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं उनके पास बनी होती है। अब अन्य कार्यों में लिखिए, अन्य कार्य, ठीक है। हमने 3 आधार पर देखे थे, एक तो मौद्रिक नीति का नियमन और नियंत्रण के आधार पर, दूसरा केंद्रीय बैंक के आधार पर, तीसरा विकास के आधार पर। ये तो काम करता ही, इसके अलावा और इसके काम क्या है, तो उसकी बात करिए, है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है, ये भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की ओर से
भारत की ओर से प्रतिनिधि करता है। कहां पर? वैश्विक स्तर पर किन किन से करेगा? एक तो वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, और दूसरा है एक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक को विश्व बैंक, और दूसरा है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। तो ये दोनों ही क्या है? वर्ल्ड लेवल पर दोनों संस्था है जो क्या करते हैं, विश्व के जो देश है इनके पास जब पैसा नहीं होता तो उनको क्या करते हैं, ये उधार पैसा उपलब्ध करवाती है। अगर मान लीजिए भारत सरकार को लगता है कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो वो कहाँ जाएगी? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाएगी कि माए बाप हमें पैसे दीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ क्या हो गई, पैसों की कमी हो गई। लेकिन ये क्यों गए? ये तो छाप सकते थे ना, आरबीआई तो छाप सकता था पैसा, नहीं छाप सकता भाई, है ना, क्योंकि उसको भी बहुत सारी जो है कार्य देखने पड़ते हैं कि हम अगर ज्यादा पैसा छाप देंगे तो हमारे साथ भी कैसी स्थिति हो जाएगी, जैसे अफ्रीकी देशों के साथ हुई थी। ठीक है, बैंक पैसे कब छापते हैं उसका एक अभी अपन अन्य कार्यों में पढ़ेंगे ना, मैं वहां बताऊंगा कि बैंक किस स्थिति में पैसे छापता है और किस स्थिति में पैसे नहीं छापता। उसको लगता है कि बाजार में अगर मैंने पैसा छापा ज्यादा तो बाजार में बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो दिक्कत हो सकती है, फिर उसको मंगवाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर बाद में इनको बहुत सारे टूल्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, है ना। तो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं फिर यहाँ बताऊंगा फिर वहां बताऊंगा तो उससे डबल टाइम लगेगा ना, तो आपको एक एक करके मैं बता रहा हूँ ना। तो यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर का मतलब यह है कि भारत की ओर से प्रतिनिधि कौन करता है। जैसे वर्ल्ड बैंक की कोई बैठक हुई तो उसमें आरबीआई के गवर्नर क्या करेंगे, वहां पर अपने भारत की तरफ से प्रतिनिधि करेंगे। आईएमएफ की कोई बैठक हुई तो वहां भी भारत के गवर्नर जो है आरबीआई के, वो क्या करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। कभी आर्थिक मामलों की जब बातें उठती है तो वहां क्या होती है, उसमें ये प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, आरबीआई के गवर्नर इनमें जाते भी है ना। क्योंकि ये क्या है, वैश्विक लेवल पे है। जब हमारे पास 1991 की बात है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। जैसे हमने पढ़ा था ना अभी पिछला बिंदु एक, कि विदेशी विनिमय जो है हमारे पास नहीं बचा था, विदेशी जो मुद्रा भंडार है उसमें कमी आ गई थी, तो हमें क्या करना पड़ा था, हमारा गोल्ड रखना पड़ गया था, और गोल्ड हमने रखा और हमको फिर वापस पैसे मिल गए थे। ठीक है, तो ऐसे भी होता है। अगला बिंदु लिखिए, आ गया ना। अभी बहुत सारा जो पैसे गोल्ड है वो भारत सरकार ने उसको वापस मंगवा लिया है। अगला लिखिए, आरबीआई द्वारा, एक और बिंदु है, सरकार अर्थो उपाय। अर्थो उपाय का मतलब यह है जब सरकार को क्या जरूरत पड़ती है, अर्थ यानी पैसे की, तो उस अर्थ का उपाय करने के लिए क्या करते हैं, ये आरबीआई के पास जाते हैं कि आरबीआई हमें इतना पैसा खर्च करना है योजनाओं में, तो हमारे पास कमी पड़ गई है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, पैसे उधार देने पड़ेंगे। तो सरकार को भी ये क्या करता है, पैसा उपलब्ध करवाता है आरबीआई। ठीक है, दूसरा बिंदु लिखिए, सरकार अर्थो उपाय ऋण आरबीआई से प्राप्त करती है। क्योंकि भाई किसका बैंक है ये, सरकार का बैंक है। सरकार किसी दूसरे बैंक के पास तो नहीं जा सकती, उसकी भी क्या है, रेपुटेशन है कि भाई अगर मैं दूसरे बैंक के यहाँ जाऊंगी तो क्या होगा, वो थोड़ी मैं कौन सा भाई इतना जो बड़ा आदमी होकर छोटे बैंकों के पास जाऊं, मेरा खुद का बैंक है कौन, आरबीआई। तो मैं आरबीआई के पास जाऊंगा और क्या करूंगा, पैसे की जो बंदोबस्त है उससे उधार ले लूंगा। तो याद रखना, सरकार क्या करते हैं, अर्थो उपाय ऋण जो है कहां से लेती है, वो आरबीआई से प्राप्त करती है। हालांकि आरबीआई को क्या करती है, फिर वो जब सरकार ऋण लेती है तो उसके लिए बदले में कुछ देना तो पड़ेगा ना। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, सरकारी प्रतिभूति जो होती है, वो किसके दे देती है, आरबीआई को देती है। और आरबीआई किसको दे देता है, सरकारी प्रतिभूतियों को दूसरे बैंकों को भी सौंप देता है। जब इसको पैसा मंगवाना होता है आरबीआई को, तो ये सरकारी प्रतिभूति किसको सौंप देता है, बैंकों को। और फिर बैंक, वाणिज्यिक बैंक कहते हैं कि भाई 5 साल हो गया है और इस प्रतिभूति पर क्या मिलना चाहिए, हमें लाभ मिलना चाहिए। तो 5 साल बाद क्या करते हैं, प्रतिभूति को वापस आरबीआई को कर देते हैं और उससे पैसा नगद ले लेते हैं। तो ऐसे जो है इनका कार्य चलता रहता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की आपने नाम सुना होगा। अगला है
नियत आरबीआई द्वारा नगद कोष अनुपात, ये भी जरूरी है भाई, पूछा गया है बहुत ज्यादा बार। आरबीआई द्वारा नगद कोष अनुपात। अब ये नगद कोष अनुपात क्या होता है, इसको थोड़ा समझकर चलिए। जो कैश रखता है आरबीआई, वो कितना रखना है कितना नहीं रखना है, उसका रेशियो कितना होना चाहिए, अनुपात कितना होना चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है, तो ये आरबीआई करता है। तो इसमें लिखिए, अगर इस नगद कोष अनुपात में क्या होगी, कमी होगी, मतलब अपने पास क्या होगा, वो कम रखेगा, तो कमी होने से क्या होगा, जो वाणिज्यिक बैंक है उनके पास क्या होगा, पैसे में वृद्धि होगी, यानी कि साख सर्जन इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। अनुपात में कमी होने से साख सर्जन में वृद्धि होगी, यानी कि जितना पैसा ये क्या करेगा, कम रखेगा अपने पास, नगद कोष अनुपात इसका कम रहेगा, तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर पाएगा, लोन दे पाएगा दूसरे बैंकों को, है ना। तो उसी को साख सर्जन में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला लिखिए, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, इसके तहत ये क्या करता है, पैसा छापने का काम करता है ना, कितना छापना है कितना नहीं छापना है उस हिसाब से। इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, है ना, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, शॉर्ट में बोल देते हैं इसको MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS। तो इसमें क्या करता है, ये नोट जारी करता है कि अगर मान लीजिए ये अपने पास एक तो रखता है गोल्ड, एक रखता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और एक रखता है कैश, तो यहाँ पर तीन, इसने जब देखा कि मुझे मेरे पास कितना रखना चाहिए और मार्केट में मुझे कितना पैसा उतारना चाहिए, अगर वो संतुलन बना रहता है तो ये नोट नहीं छापता। अगर इसको लगता है कि इसमें क्या हो रही है, कमी आ रही है, तो फिर क्या करता है, ये नोट जारी कर सकता है, नोट छापने का काम कर सकता है। तो ये इसी के आधार पर क्या करता है, ये नोट निर्गमन करने का मतलब छापने का काम करता है। नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, मतलब नियत का मतलब कि इतना तो उसको रखना ही है, न्यूनतम, नियत मतलब लगातार जो है इसको कितना बनाकर रखना है, उसको इसने डिसाइड कर रखा है। तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत क्या करता है, ये नोट छापने का काम करता है। लिख लीजिए आप एक लाइन में, नोट छापने का काम किसके आधार पर करता है, तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, मतलब इससे कम होंगे तो ये छापता है, अगर उसके बराबर बने हुए तो छापने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि मार्केट में क्या हुए, कुछ नोट आए और फट गए, वो बैंकों के पास वापस जा ही नहीं रहे, तो आरबीआई देखता है कि चलो थोड़ा बहुत छाप देते हैं, अपने पास उतना आया ही नहीं। फिर अगर उसको लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा हमने छाप दिया, बहुत ज्यादा बाजार में हो गया पैसा, तो उसको क्या करता है, फिर ये वापस मंगवा भी लेता है अपने पास। ठीक है, अगला लिखिए, भारत में नोट निर्गमन हेतु ये जो सिस्टम लाता है, ये लाता है 1957 में ना, याद रखना ये भी 1957 में इसने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, कितना क्या रखना है अपने पास, कितना नहीं रखना है, उसको इसने डिसाइड किया था। तो याद रखना 115 रुपए करोड़ का क्या करता है, 115, इसमें टोटल लिखा है इसने 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए क्या करेगा, ये हमेशा जो है अपने पास बनाकर चलेगा। तो 200 करोड़ बहुत होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब 5 करोड़ की पूंजी होती है तो उसके साथ तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, 1935 में हमने देखा था। अब देखो भारत सरकार ने क्या किया, 1957 में डिसाइड किया कि मेरे पास जो है लगभग कितना होना चाहिए, 200 करोड़ रुपए हमेशा होने चाहिए। अब वो 200 करोड़ रुपए किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो गोल्ड में हो, मतलब 115 करोड़ रुपए तो किसके रूप में रखेगा, 115 करोड़ रुपए या तो मूल्य केस रखेगा या फिर सोना रखेगा, गोल्ड। ठीक है, इसमें क्या बोला इसने कि 115 करोड़ रुपए का तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो हमारे पास केस रख सकते हैं या फिर सोना
रख सकते हैं। फिर हमने देखा कि तीन तीन उसमें रखता है ना, क्या क्या रख सकता है? पहला तो कैश रख सकता है, गोल्ड के रूप में रख सकता है, और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं सरकारी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूति, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये 85 करोड़ क्या करता है, इसको रखता है विदेशी मुद्रा के रूप में, विदेशी मुद्रा के रूप में। क्योंकि अगर इतना नहीं रख पाया तो क्या हो सकता है, इसके पास दिक्कत हो सकती है। किसके लिए? व्यापार करने के लिए। जब हम विदेशियों से व्यापार करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, विदेशी मुद्रा में ही ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। तो हमने 85 करोड़ जो रुपए हैं वो विदेशी मुद्रा के रूप में रखेंगे, जबकि 115 करोड़ रुपए जो हैं हम किस किस के रूप में रख सकते हैं, या तो नगद रख सकते हैं, कैश, या गोल्ड रख सकते हैं, या फिर सरकारी प्रतिभूति। अब यहां से एक क्वेश्चन बना था परीक्षा के अंदर, प्री के अंदर, कि आरबीआई जो है वो ज्यादा से ज्यादा, आरबीआई नहीं मतलब कोई भी बैंक किस फॉर्म में जो है पैसा रखना पसंद करते हैं। 3 पॉइंट तो ये हो गए, 1 पॉइंट उसने दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो 3 पॉइंट में से याद रखना, कैश रखेगा मान लो कोई बैंक, तो ज्यादा फायदा होगा कि नहीं होगा उसको। मान लो आपने घर पे 500 रुपए रखे, 500 रुपए रखे आपने, अब उस 500 रुपए को चाहे आप 10 साल बाद निकालो या 5 साल बाद निकालो, वो तो 500 ही रहेगा, रहेगा ना। फिर हमने गोल्ड को देखा, अगर मान लो हमने 10,000 रुपए का गोल्ड लेकर रख लिया अपने पास, 2 साल हो गए, 3 साल हो गई, 4 साल हो गई, 5 साल हो गई, उस गोल्ड की कीमत हो गई 20,000 रुपए। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी गोल्ड की कीमत? बढ़ेगी ना। फिर हमने देखा सरकारी प्रतिभूतियों की, इसकी लिमिट थी कि भाई मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो 10,000 रुपए की एक क्या थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी। इस पर ब्याज उन्होंने दिया था मान लीजिए 5,000 रुपए, तो इसकी कीमत कितनी हो गई 5 साल बाद? 15,000 रुपए। तो बैंक क्या करते हैं, या तो पहले रूप में किसको रखते हैं, वो गोल्ड को रखते हैं, सेकंड स्तर पर किसको रखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखते हैं, तीसरे पे जाकर क्या करते हैं, बैंक अपने पास कैश रखना पसंद करते हैं। तो पहली प्रायोरिटी याद रखना कि सभी बैंक चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, अपने पास गोल्ड रखूं, दूसरा वो सरकारी प्रतिभूति रखते हैं, और तीसरी बार क्या करते हैं, वो कैश को रखना पसंद करते हैं। अब इसमें से एक और चीज पूछी जाती है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है वो किस में? सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है वो किस में? कैश में। अगर मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपके पास पैसा है हाथ में, तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, खरीद सकते हो। लेकिन आप चले गए किसी ठेले वाले के पास और आपने बोला कि मुझे 1 किलो बनाना चाहिए, और आप क्या करो, मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लो, रखेगा वो यूं कहेगा, भाई साहब गांधी जी हो तो बात करो, नहीं तो जाइए। मतलब कैश हो तो आप बात करो, नहीं तो आप इसको रख लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, मुझे नहीं चाहिए, वो मना कर देगा, तो उसकी लिक्विडिटी उतनी नहीं है। दूसरी बात, आपने किसी से बोला हो कि यार गोल्ड रख ले, मुझे ये चीजें दे दे, आप कहीं गए मार्केट में और आपने बोला, तो डर जाएगा, भाई मैं नहीं रखू तेरा सोना, तू मेरे पे इल्जाम लगा दिया कल तो, है ना। तो इसलिए गोल्ड की भी जो है लिक्विडिटी उतनी नहीं होती। सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी है वो किस में होती है, कैश में। सीधी सी बात है, अगर आरबीआई कैश पैसा पहुंचा रहा है सबको, बैंकों के पास, तो क्या होगा, बाजार में पैसा ही पैसा हो जाएगा, उसकी तरलता क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन बैंक ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उतार दी दूसरे बैंकों के पास, तो तरलता कहां बढ़ी, नहीं बढ़ी ना तरलता मार्केट में। गोल्ड रख दिया सबके पास, तो भी वो उधार नहीं दे पा रहे। किसान लोग थोड़ी जाएंगे उसके पास कि मुझे सोना दो उधार, वो तो पैसे चाहिए उनको, ठीक है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको सही समझना। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है, कैश की, फिर गोल्ड की, नहीं सरकारी प्रतिभूति की, फिर लास्ट में है गोल्ड।
और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बैंक को फायदा किससे होता है, तो सबसे ज्यादा गोल्ड रखने से होता है, क्योंकि गोल्ड की कीमत कभी घटती नहीं है, वो बढ़ती ही रहेगी। इसकी तो क्या होती है सरकारी प्रतिभूति की, तो उसने बोल दिया कि 5 साल में आपको 5,000 ही ब्याज मिलेगा, तो 5,000 मिलेगा। लेकिन गोल्ड ऐसा है कि आसमान छूता है 5 साल में, तो है ना। अभी देखना 10 तोले का क्या है, सॉरी 10 ग्राम का 1 लाख के ऊपर निकल गया, और चांदी भी 1 लाख पार हो चुकी है। तो इनके जो है क्या है भाव बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ तक कि जो है आज हम, हाँ इसमें इनके टकसाल और लिख लो ना, इसमें आरबीआई हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगी मौद्रिक नीति। तो एक तो होती है टकसाल और एक होती है प्रिंटिंग प्रेस। टकसाल में क्या होते हैं, सिक्के ढालने का काम करती है ये, और प्रिंटिंग प्रेस क्या करते हैं, नोटों को छापने का काम करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस जो आज अखबार वगैरह आपके छपते हैं वो भी किससे छपते हैं, प्रिंटिंग प्रेस पे छपते हैं ना। लेकिन नोट छापने का जो प्रिंटिंग प्रेस है या कारखाना है वो कहाँ कहाँ है, और टकसाल जो डाली जाती है वो कहाँ कहाँ है, तो इसके देख लीजिए ना। इसको पहले नियंत्रण देख लो। टकसालों का नियंत्रण कौन करता है, तो याद रखना है इसको भारत सरकार नियंत्रण करती है। मतलब सिक्के डालने का काम है वो किसका है, भारत सरकार का क्या करते हैं, सिक्के डालने का काम करती है टकसालें भारत सरकार के लिए। ये प्रिंटिंग प्रेस जो है ये किसके अंडर में काम करते हैं, आरबीआई के लिए। ठीक है, पैसा किसके लिए छापते हैं, आरबीआई के लिए छापते हैं। इसलिए जितने भी सिक्के आते हैं आप देखते होंगे, 20 का सिक्का जारी हुआ, 50 का सिक्का जारी हुआ, 200 रुपए का सिक्का जारी हुआ, 500 रुपए का सिक्का जारी हुआ, किस किस की जयंती पे हुआ, वो सारे काम कौन करते हैं, देखो ढालने का काम करती है भारत सरकार, लेकिन उतारते किसके तहत है, ये सिक्के जाते हैं आरबीआई के पास, और आरबीआई क्या करता है फिर बैंकों को बोल देता है चलो इन सिक्कों को भी आप भारत मतलब निकालते रहो। आजकल तो ना बैंक क्या करते हैं, सिक्के लेना ही उन्होंने बंद कर दिया। बहुत बड़ी परेशानी है ये ना। जो ये छोटे बड़े जो उद्योगपति होते हैं ना, तो अब ये दुकानदार होते हैं, उनके पास क्या है, चिल्लर तो जाता है। अब चिल्लर को लेकर जा रहे हैं ये कहाँ पर, बैंक में। अगर मान लीजिए आप नोटों का बोरा भरकर ले जा रहे हो, तो उसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, उठा सकते हो। लेकिन उसी 10 करोड़ रुपए को आप चिल्लर में रख के देख लो, उसको लाने ले जाने में आपका लागत जो है काफी बढ़ जाती है। इसलिए फिर इन्होंने क्या किया, बैंकों ने जो चिल्लर होते हैं उनको लेना से मना कर दिया था ना। तो याद रखना यहाँ पर 4 जगह जो है भारत सरकार की क्या है, टकसाले हैं जो क्या करते हैं, सिक्के छापने का काम करते हैं। टकसाले वही है जो अपन ने इतिहास में पढ़ी थी कि भाई अकबर की भी टकसाले हुआ करती थी, मोहम्मद बिन तुगलक की भी टकसाले हुआ करती थी, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, टकसाले। तो यहाँ रखना 4 जगह जो है हमें क्या मिलती है, सिक्के छापने की टकसाले देखने को मिलती है। इनको नाम लिख लेना कहाँ कहाँ है ये, नोएडा, कलकत्ता, मुंबई और हैदराबाद। ठीक है, यहां पर क्या किए जाते हैं, इनको मेल्ट करते हैं। ये सिक्कों को डालने के दौरान क्या करते हैं, पहले तो लोहे को इनको सिल्वर को इनको गलाया जाता है, उसके बाद में क्या किए जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं। तो 4 जगह क्या करे जाते हैं, सिक्के ढालने के काम किए जाते हैं ना। और ये छापता किसके तहत है, तो आरबीआई एक्ट की धारा 38 के अनुसार कितने छापना है कितना नहीं छापना है, तो ये नियम है आरबीआई एक्ट की धारा है 38। अगर उसके अंतर्गत ये क्या करते हैं, सिक्के ढालने का कार्य करते हैं कि कितने डालना है कितने नहीं डालना। पता चले भारत सरकार ने बहुत सारे सिक्के डाल दिए, फिर आरबीआई से कहें कि आरबीआई इस सिक्कों को क्या करो आप मार्केट में उतारो, तो क्योंकि सरकार क्या करती है, आरबीआई से पैसा उधार लेती है तो उसको किसी ना किसी तरह से तो चुकाएगी, है ना। चाहे तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को दे, चाहे फिर सिक्के दे, तो उसके माध्यम से क्या आते हैं, ये प्रचलन में आते हैं सिक्के। अब लिख लीजिए आरबीआई के द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस है वो भी 4 जगह है। कहाँ कहाँ, एक तो पहली खुली थी नासिक में, है ना, ये क्रम से ही है ना, पहले पहले कहाँ खुली थी, नासिक में। दूसरी हमारे देवास में, मध्य प्रदेश में ही है ना, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, और ये कहाँ है, एमपी में। तीसरा लिखिए मैसूर, ये है कर्नाटक में, कर्नाटका या कर्नाटक।
एक और है सालबोनी। ये सालबोनी जो है ये बंगाल वाले इलाके में थी, वर्तमान में आती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगर इनका टाइम पीरियड भी कभी कभी पूछ लिया जाए तो लिख लीजिए। ये बनी थी महाराष्ट्र वाली 1926 में, 1926 में नासिक वाली बनी थी। और 1975 में बनती है ये देवास वाली। और ये बनती है 2000 में, नहीं 1999 में, 2000 में सालबोनी बनती है। 1999 में मैसूर, और 2000 में बनती है आपकी सालबोनी। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये चार जगह क्या है आपकी आरबीआई के लिए, ये क्या करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, नोट छापने का काम करते हैं आरबीआई के लिए। ठीक है, जबकि टकसाले किसके लिए काम करते हैं? भारत सरकार के लिए काम करते हैं। लेकिन आरबीआई एक्ट 38 धारा के अनुसार क्या करते हैं? कितने सिक्के ये ढाल सकती है उतना ही ये ढालती है, ज्यादा नहीं डालती। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है आरबीआई ना। अब कल अपन पढ़ेंगे कि भाई आरबीआई जो है साख नियंत्रण कैसे करता है, कैसे नहीं करता। मौद्रिक नीति के जो टूल्स हैं, है ना, उनको अपन कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। किसी को कुछ पूछना हो